सब्जी में मसाले थोड़े ज्यादा रखना। तुझे तो पता है तेरी बुआ को मसालेदार खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी, बुआ जी इतने दिनों से घर में रह रही हैं, अब तो उनकी हमें सारी पसंद नापसंद जान ही चुके हैं। हाँ माँ जी, अब तो हम उन्हें आपसे भी ज्यादा जान चुके हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, अब जल्दी से काम कर दो, नहीं तो तुम्हारी बुआ मुझे लेक्चर देना शुरू कर देगी। ठीक है माँ जी। शाम को खाने का वक्त। आज का खाना किसने बनाया है? क्या हुआ दीदी, कोई कमी है क्या खाने में? पहले उसे बुलाओ जिसने आज ये खाना बनाया है। प्रियंका जरा इधर आना, बुआ जी तुझे बुला रही है। तभी प्रियंका वहाँ आती है। जी माँ जी। और बुआ जी कहिए, ये खाना तूने बनाया है? हाँ बुआ जी, क्यों, क्या हुआ? आज खाने में जरा स्वाद नहीं है, सब्जी में नमक डालना भूल गई क्या? नहीं तो बुआ जी, मैंने तो सभी मसाले ठीक से डाले हैं। हाँ दीदी, सब्जी तो ठीक ठाक बनी है, मैंने भी चखी है। हाँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना। मैं कह रही हूँ ना, आज सब्जी में मसाले कम हैं। बहू के हाथ में खाने में जरा स्वाद भी नहीं है। अपनी बहू को कुछ सिखाओ, कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा खाना तो बनाना सिखा ही सकती हो उषा। आप नाराज मत होइए दीदी, मैं सब सिखा दूंगी इसे। और ये चटनी मिक्सी में बनाई है ना? जी बुआ जी, वो आज काम ज्यादा था और खाना जल्दी बनाना था, इसलिए चटनी मैंने मिक्सी में ही बना दी। तुझे तो पता है ना, मैं सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी ही खाती हूँ, तो फिर मेरे सामने ये मिक्सी की चटनी बनाकर क्यों रख दी? माफ कर दीजिए बुआ जी, अब से आगे से ऐसा नहीं होगा। दोबारा से जाकर ये चटनी बना कर ला, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। अब बहू ने चटनी बना ही दी है तो आज खा ही लीजिए दीदी, कल जैसा आप चाहोगी वैसा बना देगी। आपकी इन्हीं बातों से बहू को सर पर चढ़ा रखा है आपने। मेरा कहना इतना बुरा लग रहा है आपको, तो ठीक है, मैं आज के बाद आपकी बहू से कुछ नहीं कहूँगी। अरे आप तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी चटनी बनवा देती हूँ। प्रियंका, बुआ जी के लिए दूसरी चटनी बना लाओ, जैसे उन्हें पसंद है। ठीक है माँ जी। प्रियंका वहाँ से चली जाती है। इतने नखरे तो हमारी सास के नहीं हैं, जितने नखरे हमें इन बुआ जी के झेलने पड़े हैं। अगर आज ये चटनी खा लेती ना तो क्या बिगड़ जाता इनका। बस काम बढ़ाती रहती है और खुद तो एक काम करती नहीं है। हाँ। अगले दिन, इधर देख बहू, देख जरा कितनी धूल जम गई है। यहाँ तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जानबूझकर इसे अनदेखा करती है, काम से बस बचना है। नहीं बुआ जी, घर की बहू होने के नाते तेरा ये फर्ज नहीं बनता कि तू घर को चकाचक चमका कर रखे। जी बुआ जी। तो खड़ी क्या है, लेकर आ झाड़ू पोछा और सफाई कर दे शुरू। जी बुआ जी, अभी लेकर आती हूँ। बुआ के कहने से गीता पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देती है। बुआ गीता के आसपास घूमती रहती है और कोने कोने की सफाई कराती है। वो देख, उस कोने में कितना कूड़ा है। हाँ बुआ जी। और ये देख, इन तस्वीरों पर धूल कितनी जम गई है, इन्हें भी साफ कर। ठीक है बुआ जी। और ये देख, इस कमरे का पंखा भी कितना गंदा हो रहा है। जी बुआ जी, अभी साफ कर देती हूँ। शाम तक गीता की सफाई पूरी होती है, जिसके बाद गीता ज्यादा थक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? बस दीदी पूछो मत, आज तो बुआ जी ने मुझे अकेले ही दिवाली की सफाई करवा ली। पूरा घर साफ करते करते मेरी कमर टूट गई, समझो। आज बुआ जी तुम्हारे पीछे पड़ गई? हाँ दीदी, बुआ जी अपने घर वापस क्यों नहीं जाती? ये तो माँ जी से ही पूछना पड़ेगा। दोनों बहुएं अपनी बुआ जी से तंग आ चुकी थी और थक हार कर मदद के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, मगर बुआ जी अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, अब बुआ जी का टॉर्चर मुझसे ज्यादा नहीं सहा जाएगा, प्लीज आप ही कुछ करिए ना। बात तो तुम दोनों ठीक कह रही हो। अब तो मैं भी दीदी की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन हम कैसे उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं?
कुछ तो करना पड़ेगा माँ जी। अगर बुआ जी अपने घर नहीं गई तो हम दोनों ही अपने मायके चले जाएंगे। हाँ माँ जी। नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा मत कहो। तो फिर कुछ सोचिए माँ जी, कोई तो कमजोरी होगी बुआ जी की। मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन। बुआ जी, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ रहते रहते? आपको भी अपने परिवार की याद आती होगी ना? हाँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। आखिर घर है मेरा, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, सबकी याद आती है मुझे। फिर तो आपका उनसे मिलने का मन कर रहा होगा ना? हाँ बहू, रोज मिलने का मन करता है। तो अब आपको घर चले जाना चाहिए ना बुआ जी। मेरे से आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा। मगर मैं कहाँ उदास हूँ बहू, मैं जहाँ रह रही हूँ ये भी तो मेरा परिवार है, यहाँ भी तो सब मेरे अपने ही हैं। क्यों? जी बुआ जी, मगर फिर भी आपके बच्चे भी तो आपको याद कर रहे होंगे ना? अरे वो सब तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो चिंता मत कर। ऐसा कर, आज रात के खाने में मसालेदार सोया चाप बना लेना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। ठीक है बुआ जी। प्रियंका की बुआ जी को घर भेजने की तरकीब तो नाकाम हो जाती है। मुझे लगता है ये बुआ जी इस घर से हिलने नहीं वाली है। उन्हें घर से भेजने के इरादे से गई थी और उल्टा ही उनकी खाने की फरमाइश साथ में ले आई। रात को दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। आपके घर में रहने से हमारे घर में बहुत रौनक है और अब तो मेरी दोनों बहुएं भी आपकी तारीफें करने लगी हैं। वैसे लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। मेरी दोनों बहुएं घर में एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती है। पार्टी? किस खुशी में? तुम्हारी खुशी के लिए पार्टी करना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उषा और शांति आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं और उनके पास में ही गीता और प्रियंका भी खड़ी होती है, जो एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही होती है। ये माँ जी क्या कह रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दीदी। हमने तो माँ जी से बुआ जी को घर भेजने के लिए कहा था और ये तो पार्टी देने की बात कर रही है। मगर एक छोटी सी हेल्प चाहिए दीदी आपकी। हाँ बोलो, कैसी हेल्प चाहिए? दरअसल मेरी बहुएं पार्टी तो देना चाहती है, मगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए पार्टी के लिए। आखिर प्रियंका और गीता आपकी भी तो बहुएं हैं, इतना तो आप कर ही सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे चाहिए? देखिए, छोटी सी पार्टी में भी 40 से 50 हजार का खर्चा आ जाता है, तो आप देख लीजिए जितना भी आप दे सके। जैसे ही पैसों की बात बीच में आती है, बुआ के हाव भाव बदल जाते हैं। रहने दो, पार्टी कैंसिल कर देते हैं, ये सब फिजूल खर्चे हैं उषा। इतने में प्रियंका और गीता दोनों ही अपनी सास के प्लान को समझ जाती है और अपनी सास का साथ देती है। नहीं नहीं बुआ जी, आपके लिए तो हम पार्टी करके ही रहेंगे। हाँ बुआ जी, आप कौन सा बार बार यहाँ आ रही हैं? सिर्फ 40 हजार की तो बात है। अब अपनी बहुओं का दिल नहीं रखोगी क्या दीदी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ, मैं एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। कल मुझे घर वापस जाना है, घर से बार बार फोन आ रहा है, बच्चे बुला रहे हैं, इसलिए पार्टी हम अगली बार ही कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं दीदी, कल और रुक जाइए ना, पार्टी के बाद चली जाना। मेरी तो टिकट भी बुक हो चुकी है उषा, अगली बार आऊंगी तो पक्का हम सब पार्टी करेंगे। तो अब आप एक दिन भी और क्या नहीं रुकेंगे? नहीं उषा, अब मुझे जाना चाहिए। पार्टी के खर्चे की बात सुनकर शांति बुआ अगले दिन फौरन अपने घर लौट जाती है और उनके जाने के बाद सास बहुएं राहत की सांस लेती है। आपने तो कमाल कर दिया माँ जी, मैं जानती थी तेरी बुआ बहुत बड़ी कंजूस है। मैंने तो बस उसी का फायदा उठाया है। चलिए फिर आज बुआ जी के जाने की खुशी में हम पार्टी करते हैं। कड़ी धूप में वसुधा थक कर घर आती है। तब उसका बेटा, अरे माँ, इतनी धूप में कहाँ गई थी आप? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वीरेन वसुधा को पानी देता है। अरे बेटा, पहाड़ी वाले मंदिर में गई थी बहू के लिए प्रार्थना करने। मेरी एक सहेली ने बताया था
कि उस मंदिर में जाकर हवन करवाने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है छोड़ दो ये सब करना, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ संजना भी घर पर नहीं है, नहीं तो उसे कितना बुरा लगता। हाँ हाँ, तुझे तो बस अपनी बीवी की पड़ी है, उसे बुरा ना लगे, वो परेशान ना हो। माँ का कुछ नहीं है तुझे। अरे मैं कितने सालों से मंदिरों की सीढ़ियाँ घिस रही हूँ तुम दोनों के लिए, और तू कह रहा है कि बंद कर दूँ ये सब। हाँ तो माँ, हमने भी कितने डॉक्टर्स के चक्कर काटे, ट्रीटमेंट ली है, लेकिन अब नहीं हो रहा बच्चा, तो हम क्या करें। इसीलिए तो जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो ऊपर वाला करेगा। मुझे चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना नहीं मानूंगी। तभी संजना आ जाती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, ये ले प्रसाद। मैंने तुम्हारे लिए मंदिर में हवन करवाया था, देखना इस हवन का जरूर असर होगा और तुम्हारी गोद भर जाएगी। माँ जी, आज फिर से मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। तंग आ गई हो तो मुझे एक पोता दे दो। अरे मैं यहाँ जमीन आसमान एक कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाए, और तू मुझे ही सुना रही है। सुन लो बहू रानी, ये प्रसाद खा लो, और हाँ, कल तुम्हें निर्जला व्रत करना है, ये याद रखना, तभी इस हवन का असर जल्दी होगा। क्या निर्जला व्रत? माँ जी, कल मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, शायद मुझे शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, उसमें मैं ये व्रत कैसे रखूं? वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कल व्रत रखना है बस। वसुधा अपने कमरे में चली जाती है। संजना और वीरेन एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें वसुधा से कोई शिकायत थी, वो दोनों भी समझते थे कि वसुधा पोते के मुंह में ये सब कर रही है, लेकिन वो मुंह अब वसुधा पर हावी हो रहा था, और यही उन दोनों की तकलीफ थी। 3 महीने बीत जाते हैं, फिर भी संजना कोई खुशखबरी नहीं सुनाती। फिर माँ, क्या हुआ, इतनी मायूस होकर क्यों बैठी हो? क्या कहूँ बेटा, इतने जतन करने के बाद भी अभी तक बहू ने खुशखबरी नहीं दी। अरे 9 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, और कितना इंतजार करूं मैं। माँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम ये सब मत करो, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं। अब देखा, सबसे ज्यादा दुख आप ही को हो रहा है। वसुधा कुछ नहीं कहती और ऐसे ही बैठी रहती है। 2 दिनों बाद वसुधा रास्ते से जा रही थी, तब उसे एक बाबा की आवाज आती है। भूत वर्तमान भविष्य जान लो, अपनी हर समस्या का निवारण कर लो। उनकी आवाज सुनकर वसुधा उनके पास जाती है। आओ बेटी आओ, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी समस्या में उलझी हुई हो। घर में सब होकर भी कुछ नहीं है। जितने अपार सुख में हो, उतना ही ज्यादा दुख भरा है तुम्हारे जीवन में। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बाबा, आपने तो मेरे दिल की बात मेरे बिना बोले ही समझ ली। आप सच में धन्य है बाबा। बताओ बेटी, क्या समस्या है? क्या बताऊं बाबा, आप तो ज्ञानी हैं। मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहू की गोद नहीं भर रही है। कितने प्रयास कर लिए, डॉक्टर्स के पास इलाज करा लिया, मंदिरों में जाकर यज्ञ दान पुण्य सब कर लिया, फिर भी यश नहीं मिला बाबा। चिंता मत करो बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि कुछ अनिष्ट ग्रह हैं जो तुम्हारी सुख में बाधा बन रहे हैं। हमें उन ग्रहों को शांत करके उनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। उसके बाद देखना कैसे तुम्हारे घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेंगी। जी बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे अपने पोते का मुंह देखना है। ठीक है, तो कल 50,000 रुपए लेकर आ जाओ, और हाँ, अपनी बहू को भी लेकर आओ। ग्रहों की शांति के बाद मैं तुम्हारी बहू को एक फल खिलाऊंगा। उसके बाद देखना तुम्हारा आने वाला हर दिन कैसे सुख से भरा होगा। वसुधा घर जाकर वीरेन और संजना को सब बताती है। दोनों ना कह रहे थे, फिर भी वसुधा नहीं मानती और अगले दिन जबरदस्ती संजना को बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा वसुधा से रुपए लेकर ग्रहों की शांति करते हैं और संजना को एक फल खाने को देते हैं। संजना उसे खा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं और संजना वसुधा को खुशखबरी सुनाती है।
वाह वाह संजना, मेरी बहू रानी, आखिरकार तुमने खुशखबरी सुना ही दी। देखा वीरेन, मैं ना कहती थी, बाबा जी आपका लाख लाख आभार। देखा, तुम दोनों तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन बाबा जी ने रास्ता दिखाया, और ये खुशी का दिन हमें, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बीतने लगते हैं। गर्भवती संजना की वसुधा अब बहुत केयर करती है। उसे एक काम नहीं करने देती थी। उसका खाना पीना आराम सब अच्छे से देखती है। वीरेन को हर महीने संजना के साथ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजती थी। संजना भी अपने सास से खूब सेवा करवा रही थी। उसका पेट अभी दिखने लगा था। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन, संजना बेटा, अब तो 9 महीने भी बीत गए हैं। अब कभी भी वो खुशी का पल आ सकता है। चलो, इतने सालों के इंतजार का फल अब मुझे मिलेगा। माँ आप कितनी उतावली हो रही हैं? अरे उतावली नहीं हूँ तो क्या करूँ, इतने महीने तक इंतजार कर लिया। अब थोड़े से दिन बचे हैं, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। 8 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी संजना को प्रसव का दर्द शुरू नहीं हो रहा था। तब, संजना, अब तो तुम्हारी डिलीवरी की तारीख जाकर भी 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हें दर्द नहीं उठा है। चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ जी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बच्चा होने में देर हो जाती है, या फिर कभी हमारा तारीख का अंदाजा गलत हो जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है। चलो। नहीं माँ जी, मैं वीरेन के साथ चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी, पूरे 9 महीने में तुम एक बार भी डॉक्टर के पास मुझे साथ लेकर नहीं गई। अब तो जाने दो मुझे, चलो। अरे माँ रहने दो ना, वहाँ बहुत भीड़ होती है, आप परेशान हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ संजना के साथ। नहीं, इस बार मैं ही आऊंगी और खुद डॉक्टर से पूछूंगी। अगर इस डॉक्टर ने सही जवाब नहीं दिया तो हम डॉक्टर बदल देंगे। चलो संजना। माँ कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। ये तुम क्या बोल रही हो संजना? हाँ माँ जी, ना मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और ना ही मुझे बच्चा होने वाला है। ये सुनकर वसुधा के पैरों से जमीन खिसक जाती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? तुम्हें बच्चा नहीं होने वाला है? तो फिर ये क्या है, ये इतना बड़ा पेट? फिर संजना अपने पेट पर लगाया हुआ तकिया निकालती है और वसुधा को दिखा देती है। ये देखिए माँ जी, इसी की वजह से मेरा पेट फूला हुआ था। इतना बड़ा धोखा किया तुम दोनों ने मेरे साथ। इतने महीनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक करती रही तुम, मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रही। और वीरेन, तुम भी इन सब में बहू का साथ दे रहे थे। अरे ये तो बाहर से आई है, लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो, फिर भी तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी बात नहीं है माँ, तुम्हें धोखा देने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम क्या करते, तुम पोते की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि हमें नाटक करना पड़ा। माँ जी, आपको याद है उस दिन बाबा जी से मिलकर हम निकल रहे थे, तब मैं अपनी पर्स भूल गई थी। जब मैं वो पर्स लेने वापस गई, तब मैंने उस भोंदू बाबा को किसी से कहते हुए सुना था कि इस औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इसे ऐसे ही अपनी बातों में उलझाकर पैसे निकालूंगा। इसके जैसे और कुछ लोग मिल जाए तो उन्हें ठग कर अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर चले जाएंगे। माँ जी, उस दिन मैंने वीरेन को सब बात बता दी और प्रेग्नेंट होने का नाटक शुरू किया। मैंने आपके सामने उसने दिया हुआ फल खाया, लेकिन देखिए उसका असर तो नहीं हुआ ना। माँ, वो बार बार आपसे किसी न किसी ग्रह शांति के बहाने पैसा लूटता रहता, ये टालने के लिए हमने नाटक किया। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, तुम पर उस बाबा का जादू ऐसा छाया था कि तुम हमारी कोई भी बात नहीं मानती, इसीलिए हमें नाटक करना पड़ा। मुझे पता चला है कि वो बाबा आप जैसे बहुत लोगों को फंसाकर भाग गया। माँ, अब आप इसे छोड़ दीजिए, जब भगवान की मर्जी होगी तब हमें वो सुख जरूर देगा। वीरेन और संजना की बात सुनकर वसुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उस दिन के बाद वो अपना दादी बनने का हट छोड़ देती है। सीमा और संकेत की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वैसे तो उनकी गृहस्थी में कोई कमी नहीं थी, बस शादी के इतने सालों बाद भी
उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ सीमा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताओ संकेत, आज माँ जी की सहेलियाँ आई थी। उनकी 2 सहेलियों को पोते पोती हो गई है और वो राधिका मासी, उनकी बहू अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इतनी खुश थी वो, क्या कहूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारी शादी के इतने सालों के बाद अभी तक हमें बच्चा नहीं है। माँ जी ने कितनी बार मुझसे कहा है, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, नहीं होता मुझे बच्चा। माँ जी आज बहुत दुखी हो गई थी। उनकी सभी सहेलियों की बहुएं माँ बन गई हैं, बस मुझे ही बच्चा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब भगवान की मर्जी होगी हमारे भी घर में खुशियाँ आ जाएंगी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की छोटी बहन शीतल आती है। उसे देखकर सीमा की सास वसुधा, अरे शीतल, तुम यहाँ आओ आओ, तुम अभी यहाँ कैसे? नमस्ते आंटी, कैसी है आप? और दीदी कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ, और तुम्हारी दीदी मार्केट गई है, अभी आती ही होगी। तभी सीमा आती है। अरे शीतल, तुम आज अचानक कैसे आ गई? एडमिशन हो गई तुम्हारी मास्टर्स के लिए? उसी के लिए आई हूँ दीदी। आपको तो पता है कि हमारा शहर कितना छोटा है, वहाँ तो इतने अच्छे कॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ आपके शहर में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। ये तो अच्छी बात है, यहाँ तो बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन तुम इतनी दूर से रोज कैसे आओगी यहाँ? एक बार एडमिशन तो हो जाए, फिर बाद में सोचती हूँ, यहाँ किसी हॉस्टल में रह लूंगी। अरे इतना बड़ा घर है हमारा, तुम्हें हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत? क्यों सीमा, तुम अपनी बहन को तुम्हारा खुद का घर होते हुए भी हॉस्टल में रहने दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शीतल, तुम यहाँ रह सकती हो ना? मैं मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, तुम जाकर अपनी एडमिशन की प्रोसीजर कर लो। शीतल की एडमिशन की प्रोसेस हो जाती है और उसे सीमा के घर आकर रहने लगती है। शीतल सीमा के घर में अच्छे से घुल मिल जाती है। संकेत के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती बनने लगती है। एक दिन शीतल को कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया था। तब, दीदी आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अभी अगर टाइम पर बस या ऑटो नहीं मिली तो फिर मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, संकेत अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा है, वो छोड़ देगा तुम्हें अपनी गाड़ी में। क्यों बस और ऑटो के धक्के खाकर जाना। हाँ, तुम संकेत के साथ चली जाओ, तुम टाइम पर पहुंच जाओगी। हाँ, क्यों नहीं। शीतल का कॉलेज तो मुझे ऑन द वे पड़ता है, और शीतल मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें रोज ये बस से जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। उस दिन से शीतल और संकेत रोज एक साथ आने जाने लगते हैं। घर आने के बाद भी शीतल और संकेत काफी समय तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक दिन, संकेत, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। तभी शीतल आ जाती है। जीजू, मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प कर दीजिए प्लीज। शीतल, अभी नहीं, मैं और संकेत जरूरी बात कर रहे हैं अभी, तुम कल आना सुबह। दीदी, मुझे ये प्रोजेक्ट कल सुबह सबमिट करना है, अभी नहीं समझ में आया तो फिर कल सुबह कहाँ टाइम मिलेगा? हाँ हाँ सीमा, हम तो बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी इसका प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। संकेत और शीतल दोनों प्रोजेक्ट की बातें करने लगते हैं। शीतल, हो गया ना तुम्हारा काम, अब जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है हमें। शीतल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शीतल और संकेत का एक दूसरे के साथ समय बिताना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कई बार सीमा घर में ना होते हुए भी शीतल और संकेत के साथ उसके कमरे में उसके साथ समय बिताती है। एक दिन सीमा संकेत को फोन करती है। संकेत, तुम कहाँ हो? ऑफिस से निकल गए हो तो मुझे मिलो, मैं मार्केट आ रही हूँ, तुम वहीं मिलो मुझे। सीमा, आज मुझे ऑफिस में ज्यादा टाइम लगेगा, आने में देर हो जाएगी, तुम चली जाओ। संकेत फोन काट देता है। सीमा मार्केट जाकर लौट रही थी कि तभी हॉस्पिटल के बाहर वो देखती है कि शीतल और संकेत बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। सीमा छुपकर देखती है और उनके जाने के बाद हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर, अभी अभी जो आपके पास आई थी, उन्हें क्या हुआ है? वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसीलिए चेकअप करवाने आई थी। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर संकेत और शीतल घर पहुंचते हैं। शीतल को उल्टी होने लगती है। ये देखकर वसुधा समझ जाती है कि शीतल गर्भवती है। अरे भला शीतल कैसे गर्भवती हो सकती है? ये बच्चा जरूर संकेत का ही होगा। दोनों इतना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, शायद इन दोनों में कुछ हो गया हो। एक तरह से अच्छा ही है, शादी के इतने सालों के बाद भी संकेत को सीमा से बच्चे का सुख नहीं मिला। वसुधा घर में बच्चा आने वाला है ये सोचकर खुश हो जाती है। सीमा घर आती है और शीतल, शीतल, बाहर आओ जल्दी। सीमा को गुस्से वाली आवाज सुनकर शीतल और संकेत बाहर आ जाते हैं।
क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम तो आज देर से आने वाले थे ना, तो जल्दी कैसे आ गए? वो काम खत्म हो गया इसीलिए आ गया। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों? अच्छा, काम खत्म हो गया या जो काम तुमने किया है उसका कंफर्मेशन लेने गए थे? ये तुम क्या कह रही हो सीमा? मैंने तुम्हें और शीतल को उस हॉस्पिटल के बाहर देखा था जहां तुमने शीतल की प्रेगनेंसी कंफर्म की है। दीदी वो मैं आपको बताने ही वाली थी। शीतल आगे कुछ बोलती इसके पहले सीमा गुस्से से उसे एक थप्पड़ मार देती है। सीमा, ये क्या कर रही हो? इस हालत में शीतल पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। पहले से इसकी हालत खराब है, अभी अभी इसे उल्टियाँ हो रही थी। मतलब माँ जी, आपको पहले से पता था कि शीतल माँ बनने वाली है? अब समझ आया मुझे, आप सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। आपको ये सब पहले से पता था माँ जी, इसीलिए आप इन दोनों को हमेशा बढ़ावा देती थी। मैं माँ नहीं बन सकी तो आपने मेरी बहन को ही अपना वारिस पैदा करने के लिए तैयार कर लिया। और शीतल, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मेरे घर में रहकर मेरा घर उजाड़ने चली हो। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। सीमा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत संकेत। मेरी बहन के साथ गुलछन्ने उड़ाए, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं रोज तुम दोनों को एक साथ देखती थी, लेकिन मेरा पति और मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, यही मेरा मन कहता था। इसलिए तुम दोनों ने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। शीतल, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, और फिर कभी अपनी ये गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। चुप हो जाओ सीमा, कब से देख रहा हूँ बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने बोलती जा रही हो। अब कहने सुनने के लिए क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने है। हमेशा जो हम देखते हैं वही सच नहीं होता सीमा। आज तुमने हम दोनों को हॉस्पिटल में देखा, ये सच है। ये भी सच है कि शीतल प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। शीतल और मुझ में ऐसा कोई गलत रिश्ता नहीं है। हाँ दीदी, मैं और जीजू सिर्फ हॉस्पिटल में गए थे ये कंफर्म करने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। क्या ये बच्चा संकेत का नहीं है? नहीं, जीजू ने तो मेरी हर बात सिर्फ मदद करी है। दीदी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, 3 सालों से हमारा अफेयर चल रहा था। वो इसी शहर में जॉब करता था। सच कहूँ तो मैं उसी के लिए शहर में आई थी, ताकि मैं उससे मिल सकूं, उसके साथ टाइम बिता सकूं। मैं कॉलेज जाने के बहाने उसे मिलने जाती थी। हम एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए थे। हम शादी भी करने वाले थे दीदी, पर क्या, सब कुछ करने के बाद जब उसे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, छोड़ दिया उसने ना, टाल दी अपनी जिम्मेदारी। अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? तुम मेरे घर में रहती हो और यहाँ ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने सोचा इसका अंजाम क्या होगा? चलो हम अभी उस लड़के से मिलते हैं। नहीं सीमा, हम उससे नहीं मिल सकते। कुछ दिनों पहले एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई है। हम डॉक्टर के पास शीतल की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अगर इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिससे शीतल की जान को खतरा है। इससे बच्चे को जन्म देना ही होगा। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करे? शीतल, मैं तुम्हारी जान के साथ कोई खतरा नहीं मोल ले सकती। तुम यहीं रुको, मेरा कोई बच्चा नहीं है। जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तब उस बच्चे को तुम हमें देकर घर वापस चली जाना। मैं उस बच्चे को मासी नहीं, माँ बनकर पालूंगी। शीतल सीमा के पास ही रहने लगती है। कुछ महीनों के बाद शीतल का पेट दिखने लगता है। तब लोग शीतल को ताने मारना शुरू करते हैं। एक दिन शीतल बहुत रोने लगती है और सीमा को बताती है कि पड़ोसी उसे बुरी बुरी गालियाँ दे रहे थे। सीमा को भी अपनी बहन की हालत पर तरस आता है। संकेत, शीतल का बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा। अब इसकी ऐसी हालत है कि दूसरा कोई इसके साथ शादी नहीं करेगा। इसका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा और आने वाला बच्चा भी जब बड़ा होगा तो उसे भी लोग कोसेंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को कोई उसके जन्म लेकर ही ताने मारे। तो अब क्या किया जाए? क्या है तुम्हारे मन में? संकेत, मैं सोच रही हूँ कि तुम शीतल के साथ शादी कर लो। इससे इसे एक सुरक्षित घर मिलेगा और इसके बच्चे को पिता का नाम। बच्चे के भविष्य के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ेगा संकेत। शीतल ने गलती की है, लेकिन उसकी सजा उस छोटे से बच्चे को क्यों मिले? इसीलिए यही सही रहेगा कि तुम शीतल से शादी कर लो। सीमा की बात सबको सही लगती है और शीतल और संकेत की शादी हो जाती है। बाद में शीतल एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसे वो सीमा की गोद में रख देती है। सीमा को भी बेटे का सुख मिलता है। सब खुशी से रहने लगते हैं। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू दिव्या के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती थी। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे?
तुम खाना ही इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताजा खाना खाने का भी शौक है। ससुर जी की बात सुनकर दिव्या परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाते? अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हमेशा ताजा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताजा खाना बनाएगी। क्यों, बनाएगी ना बहू? हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताजा खाना। दिव्या अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। अरे दिव्या, माँ के लिए रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं। दिव्या अब खाना बनाने में सास सुभद्रा देवी की मदद करने लगी है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम दिव्या के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है और तीनों वक्त का खाना दिव्या को बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। सुभद्रा देवी ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। दिव्या रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन दिव्या को तो सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी, रात का खाना बनाने के लिए दिव्या जब रसोई में जाती है। दिन भर खाना बना के मैं थक गई हूँ। कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ, कल काम आएगा। दिव्या ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सब खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना दिव्या फ्रिज में रख देती है। सुबह जब सुभद्रा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खाएंगे। लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गरम कर दूंगी और आटे की पूरी तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। दिव्या बासी आटे का पूरी तला देती है और मटर पनीर की सब्जी को गरम कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिया। अरे कुछ और बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। वरुण कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद सुभद्रा देवी की पेट में दर्द होने लगती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे अपने आराम की पड़ी है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। प्रमोद सुभद्रा देवी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलवाते हैं। घर आने के बाद बहू, अब खाने में खिचड़ी बना ले। तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। जी पापा। दिव्या खिचड़ी बना लेती है और रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए। लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? मम्मी जी, कल रात बनाई थी। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावलों को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी। खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। अरे बहू, तू समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। दिव्या सुभद्रा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बाद का खाना फिर से ताजा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। दिव्या खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती थी।
अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, दिव्या ने बाहर से चाउमीन मंगवाए। ये इतने बड़े डिब्बे में क्या है? मम्मी जी, इसमें चाउमीन है, लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। दिव्या ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी, इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने उस चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन तू अब होटलों का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन वरुण के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। ये सुनते ही दिव्या खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन दिव्या खाने में काफी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। वरुण के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है और पालक पनीर की सब्जी, वाह 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 वाह। ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, और ये कश्मीरी दम आलू, आहा, ऐसा लग रहा है जैसे सीधा कश्मीर से आई है। थैंक यू भाई साहब। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद सुभद्रा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। बहू, क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगता था कि वरुण के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तू हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाई है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। आपने देखा नहीं, वरुण के दोस्त खाते कितने तारीफ कर रहे थे। दिव्या बहू, ये बासी खाना अब तू ही खाना। मैं तो अपने लिए ताजा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप फिर से खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता, दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब मम्मी जी? सुभद्रा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दिव्या सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया। फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज से बाहर भी रखना पड़ता है। दूसरे दिन दिव्या आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। दिव्या बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताजा खाना बना लिया है। ये खाना तू और वरुण खा लेना। अब रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण खाते हैं। सुभद्रा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताजा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण को ही खाना पड़ रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए हैं। अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो बहुत बचा है। मैं कुछ नहीं जानता। तुझे इतना सारा खाना बनाने के लिए किसने बोला था? वरुण ऑफिस चला जाता है। अब दिव्या को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही दिव्या की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। वो उल्टियां करने लगती है। सुभद्रा देवी वरुण को फोन करके सब कुछ बताती है। वरुण ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर दिव्या का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। लगता है इन्होंने काफी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ। इन्हें 2 दिन तक खाना है और ध्यान रहे, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। वरुण दिव्या को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से दिव्या की बासी खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज तीनों वक्त ताजा खाना बनाने लगती है।